हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आयशा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की हिस्ट्री का चैप्टर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें हम ये पहले पिक्चर को देखते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में दी गई है। 1900 में एक ईटी पॉल म्यूज़िक पब्लिशर थे जिन्होंने इस पिक्चर को कवर पेज पे दिया था मैगजीन के, जिसका नाम है डॉन ऑफ द सेंचुरी। डॉन ऑफ द सेंचुरी में इसमें आप एक फीमेल फिगर देख रहे होंगे जिनके हाथ में एक फ्लैग है जो कि न्यू युग का प्रतीक को शो कर रही हैं, और ये एक व्हील पर खड़ी हुई हैं। व्हील पर मतलब ये टाइम को शो कर रही हैं। जैसे कि आपने सुना होगा ना, समय का पहिया कभी नहीं रुकता, तो इसी वजह से इसको भी यहाँ पे इसको शो किया गया है कि ये जो टाइम है वो कभी नहीं रुकेगा। और यहाँ पे इनके चारों तरफ ये सब इनके अराउंड जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसको शो किया गया है। जैसे कि रेलवेज का इन्वेंशन, प्रिंटिंग प्रेस का, मशीन्स का, इन सबको दिखाया गया है। नेक्स्ट पिक्चर हम अपने देखते हैं। इसमें 2 मैजिशियंस को दिखाया गया है। ठीक है, 2 मैजिशियंस कौन थे? पहले थे अलादीन। ठीक है, अलादीन को कौन नहीं जानता, एक जादूगर थे जिन्होंने अपने जादू से, मैजिशियन से एक पैलेस बनाया है जो कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे ऊपर। ये पूरा उन्होंने पैलेस बनाया है अपने मैजिशियन से। और दूसरी तरफ ये हैं मॉडर्न वर्ल्ड के, कौन है ये? मैकेनिक, जिन्होंने अपनी वेपन्स और टूल्स को यूज़ करके ये शिप्स और ये बिल्डिंग्स और ये ब्रिजेस वगैरह बनाए हैं अपनी मॉडर्न टेक्निक से। तो बेसिकली इसमें ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंशिएट करके बताया हुआ है कि ईस्ट में जो है, ये ईस्ट वर्ल्ड में वो लोग रहते हैं जो कि अंधविश्वासी लोग हैं, जिन पे मैजिशियन वगैरह पे यकीन करते हैं। और दूसरी तरफ क्या है वेस्टर्न वर्ल्ड में, कि वो इन पर बिलीव नहीं करते मैजिशियंस वगैरह में, वो अपने टूल्स वगैरह पे यूज़ करते हैं, मतलब बिलीव करते हैं। ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड में। ये जो इमेजेस अभी हमने दोनों देखी हैं, एक अलादीन वाली और दूसरी फीमेल फिगर वाली, इसमें मॉडर्न वर्ल्ड को ही शो किया गया है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से तेज़ी से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए, नो इनोवेशंस आए, मशीन्स बनाई गई, फैक्ट्री सेटअप की गई, रेलवे स्टीमशिप बनवाए गए। बेसिकली जो हिस्ट्री है मॉडर्न नेशन की, इसमें सिर्फ हमें डेवलपमेंट और जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेसेस के बारे में ही पढ़ना है। अब देखिए, ब्रिटेन को जो है फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रिटेन एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्री सेटअप की गई थी। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक देखते हैं हम अपना, बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मतलब इंडस्ट्री सेटअप होने से पहले भी जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता था, बट लेकिन वो फैक्ट्रीज में नहीं हुआ करता था इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। वो कहाँ हुआ करता था? विलेजेस में। उसको हम आगे पढ़ते हैं। इवन बिफोर फैक्ट्रीज बिगेन टू द लैंडस्केप इन इंग्लैंड एंड यूरोप। मतलब कि फैक्ट्रीज बनने से पहले इंग्लैंड और यूरोप में लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था इंटरनेशनल मार्केट के ट्रेड के लिए, बट लेकिन वो फैक्ट्रीज में नहीं हुआ करता था। ठीक है, वो कहाँ हुआ करता था? विलेजेस में। जो काफ़ी सारे हिस्टोरियंस थे उन्होंने उस टाइम को, मतलब कि इंडस्ट्रीज से पहले के समय को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया है। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो मर्चेंट्स थे ना, वो टाउन से विलेजेस में जाते थे विलेजर्स से काम कराने के लिए। ठीक है, वो उनको पैसा देते थे, विलेजर्स के लोगों को, पीजेंट्स, आर्टिसंस को। ठीक है, और वो उनके बदले में, पैसे के बदले में उनको काम करके देते थे। ठीक है, तो उसको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। वाई मर्चेंट्स मूविंग टू कंट्री साइड। मर्चेंट्स जो थे वो कंट्री साइड, मतलब कि विलेज क्यों जाते थे काम कराने के लिए यूरोप में? पहला, जो एक्सपेंशन, जो काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड ट्रेड का एक्सपेंशन हो रहा था और कॉलोनाइजेशन का वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ में, इसकी वजह से क्या हुआ, जो गुड्स की डिमांड थी वो ग्रो कर रही थी, बट लेकिन जो मर्चेंट्स थे वो अपना प्रोडक्शन एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे। क्यों? टाउन्स में। क्योंकि जो अर्बन क्राफ्ट और ट्रेड गिल्ड्स थे वो बहुत पावरफुल थे टाउन्स में। अर्बन क्राफ्ट मतलब रिच पीपल, और ट्रेड गिल्ड्स मतलब एक एसोसिएशन होता है लोगों का जो कि पूरे प्रोडक्शन पर कंट्रोल करके रखते हैं। जो भी न्यू मर्चेंट्स एंट्री करता है ट्रेड की इसमें, उसको वो रिस्ट्रिक्ट कर देते थे, उसको वो आने ही नहीं देते थे। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे पावरफुल थे टाउन्स में। इसलिए जो मर्चेंट्स थे वो कंट्री साइड जाते थे विलेजर से काम कराने के लिए। रूलर्स जो थे वो
मोनोपोली राइट्स देते थे गिल्ड्स को, ठीक है, कि तुम्हें यही सामान प्रोड्यूस करना है, कोई और अलावा तुम्हारे अलावा इस सामान को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब ये जो डिफ़िकल्ट थी मर्चेंट्स के लिए बिजनेस सेटअप करने के लिए टाउन्स में, इसी वजह से क्या हुआ, ये जो कंट्री साइड वो लोग जाने लगे विलेजर से काम कराने के लिए। अभी तक हमने देखा कि मर्चेंट्स के क्या रीज़न थे कि वो कंट्री साइड जाते थे लोगों से काम कराने के लिए, क्योंकि टाउन्स में अर्बन क्राफ्ट्स और ट्रेड गिल्ड्स थे जो कि बहुत पावरफुल थे, जो कि उनको ट्रेड में एंट्री नहीं करने देते थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो कंट्री साइड के लोग थे वो क्यों काम करते थे मर्चेंट्स के लिए, वो हम आगे देखते हैं। वाई पुअर पीजेंट एंड आर्टिसंस बिगिन वर्किंग फॉर मर्चेंट्स, मतलब कि मर्चेंट्स के लिए काम क्यों करते थे पुअर पीजेंट्स और आर्टिसंस। पहला रीज़न हम देखते हैं, कॉटेजर्स और जो पुअर पीजेंट थे वो सिर्फ डिपेंड थे अपने छोटे से लैंड पर, मतलब एग्रीकल्चर जिस पे वो काम करते थे, वहाँ से सिर्फ वो अपने फायरवुड, बैरीज, वेजिटेबल कलेक्ट करते थे अपने सर्वाइवल के लिए। अब जो उनसे जो इनकम उनकी जनरेट होती थी एग्रीकल्चर से, वो उनके लिए काफ़ी नहीं थी, तो उनको एक नया सोर्स चाहिए था इनकम को अर्न करने के लिए, तो उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया मर्चेंट्स के लिए। अब उससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि उन्हें अपने कंट्री साइड में भी रहकर वो काम कर रहे हैं, उनको सिटीज़ में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, और साथ में जो उनका कल्टीवेट है, मतलब लैंड जो कल्टीवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब वो दोनों से मतलब अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, मर्चेंट्स का काम कर कर भी और अपने लैंड को कल्टीवेट करके भी। अब जो इनकम है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन से, उसने जो इनकी इनकम है वो इंक्रीज़ कर दी, मतलब कि मर्चेंट्स को काम करने के लिए, काम करने के बाद उनकी इनकम जनरेट हो गई अच्छी, साथ में कल्टीवेशन भी कर रहे हैं और जो है काम भी कर रहे हैं मर्चेंट्स के लिए। इस सिस्टम ने क्या करा, जो ये काम करते थे मर्चेंट्स के लिए, उन्होंने इससे साथ वो फ्यूलर भी यूज़ करते थे। फ्यूलर मतलब कि उनकी जो फैमिली लेबर रिसोर्सेज को यूज़ करते थे, जितने भी उनके फैमिली मेम्बर्स थे वो साथ में मिलकर काम करते थे और प्रोडक्शन करते थे क्लॉथ का। इस सिस्टम की वजह से एक क्लोज रिलेशनशिप बन गया था, डेवलप्ड हुआ था टाउन्स और सिटीज़ के लोगों के बीच में। तो हमने देखा है भी कि पीजेंट्स और आर्टिसंस क्यों काम करते थे। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम क्या होता है, ये एक नेटवर्क है कॉमर्शियल एक्सचेंज का, मतलब कि पैसे के बदले में चीज़ें देना। अब जो मर्चेंट्स थे वो पैसे देते थे विलेजर्स को और विलेजर्स उनको सामान बनाकर देते थे, तो ये जो सिस्टम था वो कंट्रोल किया जाता था मर्चेंट्स के द्वारा। अब जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूस किए जाते थे वास्ट नंबर से, ठीक है, बट लेकिन ये फैक्ट्रीज में नहीं प्रोड्यूस्ड होते थे, वो फैमिली जो थी वो फैमिली फार्म्स होते थे उनके अंदर वो प्रोड्यूस किया जाता था एक छत के नीचे बैठकर। द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री किस तरीके से आई उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जो अर्लीस्ट फैक्ट्रीज थी इंग्लैंड में वो 70-30s में आई, बट लेकिन लेट 18th सेंचुरी में ये फैक्ट्री जो थी वो मल्टीपल हो गई काफ़ी ज़्यादा। अब ये जो यहाँ पर जो फैक्ट्री थी वो सेटअप हो रही थी किस चीज़ की, कॉटन इंडस्ट्रीज़ की। तो पहला क्या है, कॉटन इंडस्ट्रीज़, वहाँ पे अभी हम आगे पढ़ेंगे, ज़्यादातर कॉटन इंडस्ट्री सेटअप की गई थी। जो फर्स्ट सिंबल है उस न्यू ईरा का वो क्या है, कॉटन। 70-60 में ब्रिटेन जो था वो इंपोर्ट करने लगा 2.5 मिलियन पाउंड्स रॉ कॉटन इंडिया से, कहाँ पे, अपने ब्रिटेन में कॉटन इंडस्ट्री के लिए। A series of invention in 18th century increased the efficiency production process. ऐसे क्या इन्वेंशन थे 18th सेंचुरी में जिसने कि प्रोडक्शन प्रोसेस की इफ़िशेंसी को इंक्रीज़ कर दिया। क्या थे वो मशीन से, तो जो उन्होंने इन्हेंस कर दिया आउटपुट वर्कर के, और ईच वर्कर जो था वो काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगा। अब उनको जो है जो प्रोडक्शन है वो भी स्ट्रॉन्गर होने लगा, थ्रेड्स या यार्न जो बनाए जाते थे वो स्ट्रॉन्ग बनने लगे। अब जो रिचर्ड एक्वरराइट, उन्होंने कॉटन मिल को क्रिएट किया। पहले जो क्लॉथ प्रोडक्शन था वो कंट्री साइड में काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था, बट लेकिन अब क्या हुआ, जो मशीन से वो परचेज की जा रही हैं, जो कॉस्टली मशीन्स उनको परचेज की जा रही हैं प्रोडक्शन के लिए और फैक्ट्री सेटअप करने के लिए मिल में, ये जो सारा प्रोडक्शन है वो कंट्रोल किया जाता था। एक मतलब कि अब जो पहले जो है कंट्री साइड में काम होता था, बट अब क्या हो रहा है, फैक्ट्रीज़ में हो रहा है, ठीक है। अब फैक्ट्रीज़ में ये सब मैनेज किया जाएगा, मतलब कि एक रूफ के नीचे एक फैक्ट्री है पूरी, वहाँ पे अभी काम किया जाएगा सारा। अब इससे क्या हुआ, फैक्ट्रीज़ की सेटअप होने की वजह से अब जो है ईजिली सुपरवाइज किया जा सकता है लोगों के काम को, ठीक है। प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है, क्वालिटी देखी जा सकती है, और जो रेगुलेशन है लेबर का वो भी चेक किया जा सकता है, मतलब क्योंकि वो एक फैक्ट्रीज में काम हो रहा है ना, लोगों को जगह जगह जाना नहीं पड़ेगा देखने के लिए।
अब 19th सेंचुरी में जो फैक्ट्रीज थी वो इंक्रीज हो गई, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई 19th सेंचुरी में। और इसमें क्या है, एक पावरफुल मतलब पावर दिखाया गया टेक्नोलॉजी का 19th सेंचुरी में। द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, इंडस्ट्रियल चेंज में क्या चेंज आया, ठीक है, किस तरीके से जो प्रोसेस इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब सिर्फ फैक्ट्रीज जो इंडस्ट्रीज उनको सेटअप करना है या फिर नहीं। पहले रीजन पढ़ते हैं। जो मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज थी ब्रिटेन में वो थी कॉटन और मेटल्स, ठीक है, मेटल्स की। अब जो कॉटन था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत ही अच्छा फेज था 1840s में। अब उसके बाद जब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आई, जो कॉटन का इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल कम हो गई, क्योंकि आयरन स्टील की इंडस्ट्री इसलिए सेटअप की जा रही थी क्योंकि जो रेलवेज का एक्सपेंशन किया जा रहा था इंग्लैंड में। तो इससे क्या हुआ, जो आयरन स्टील की जो डिमांड थी वो इंक्रीज हो गई। तो लोग जो हैं वो इन कॉटन को छोड़कर जो मेटल्स की इंडस्ट्री है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री, उसको बनाने लगे। सेकेंड क्या है, जो न्यू इंडस्ट्रीज थी वो इजीली डिस्प्लेस नहीं कर पाई ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को, जो कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पर काम हुआ करता था वो उसको हटा नहीं पाई, ठीक है। इवन एट 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में क्या था, जो 20% जो वर्कर्स थे वो काम करते थे इस टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ में, जो यहाँ पे मशीन्स वगैरह यूज़ होती थी, ठीक है, सिर्फ 20%। अभी भी 80% जो है वो अपने पहले वाला काम करते थे, विलेजेस में जो काम होता है, ठीक है। अब थर्ड क्या है, जो पेस है ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ का वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो स्ट्रीम पावर्ड आई हैं कॉटन और इन मेटल इंडस्ट्री से, इनकी वजह से। साथ में जो भी कंट्री साइड के पीपल्स या विलेजर्स थे वो एक ऑर्डिनरी स्मॉल इनोवेशन, मतलब अपना कुछ इनोवेशन करते थे छोटा छोटा, ठीक है। उन्होंने उनको लगा कि ये जो यूरोपियंस है इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं उनको अपने सेटअप करने दो, हमें अपने ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो वो साथ में साथ अपने कुछ ग्रोथ करने के लिए स्मॉल इनोवेशन कर रहे थे, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग बनाना, पॉटरी, ग्लास बनाना, फर्नीचर को बनाना। इन सब की वजह से वो अपना छोटा छोटा इन्वेंशंस कर रहे थे और अपने ग्रोथ को आगे बढ़ा रहे थे, प्रोडक्शन की। फोर्थ क्या है, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजर्स ये जो आए थे वो काफ़ी ज़्यादा स्लोली थे, मतलब कि चेंजेस तो हो रहे थे टेक्नोलॉजिकल बट लेकिन बहुत ही स्लोली, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी थी बहुत ही एक्सपेंसिव थी, क्योंकि मशीन्स जो थी वो बहुत ही कॉस्टली परचेज की जाती थी, ठीक है। अब वो मशीन्स का जो प्रोडक्शन होगा वो काफ़ी ज़्यादा महंगा बिकेगा ना, तो उनको कौन प्रेफर करेगा खरीदना, लोग नहीं प्रेफर करते थे इतने एक्सपेंसिव चीज़ों को। और जो मशीन्स में कुछ ख़राबी हो जाती थी या फिर वो उनको ब्रेक डाउन हो जाता था, उनको उसको रिपेयर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता था, ठीक है। सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। यहाँ पे डिफरेंशिएट करके बताया गया है कि जो एक तरीके से वो दूसरा काम जो लेबर के साथ किया जाता है, दूसरा जो मशीन्स के साथ किया जाता है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे डिफरेंस है। हैंड लेबर और स्टीम पावर के बारे में हम दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। विक्टोरियन ईरा के टाइम में क्या था, विक्टोरियन ईरा के टाइम में जो इंग्लैंड में अभी भी ह्यूमन लेबर का यूज़ किया जाता था, क्यों, उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। Why industrialists of Europe in 19th century preferred human labor instead of machines? कि क्या कारण थे यूरोप में 19th सेंचुरी में जो लोग वहाँ के ह्यूमन लेबर को प्रिफर कर रहे थे इंस्टेड ऑफ मशीन्स को यूज़ नहीं कर रहे थे। पहला क्या, इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे ब्रिटेन में उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी लेबर शॉर्टेज की। इंग्लैंड में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी लेबर शॉर्टेज की, क्योंकि वहाँ पे लेबर काफ़ी ज़्यादा थी और उनको टेंशन भी नहीं थी कि उनको हाई वेज देनी पड़ेगी, ठीक है, या उनकी कॉस्ट से, प्रोडक्शन कॉस्ट से ऊपर उनकी वेजेस देनी पड़ेगी, उनको उसकी टेंशन ही नहीं थी। दे डिड नॉट वांट टू इंट्रोड्यूस मशीन्स, वो मशीन्स को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते थे, क्योंकि मशीन्स को खरीदने के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट की नीड होती थी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उसके लिए। तो वो क्यों इन्वेस्टमेंट करें जब उनके पास लेबर है इतने सारे। तो जो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज थी, जो डिमांड थी लेबर की वो सीजनल थी, मतलब कि वो 6 महीने काम करते थे और 6 महीने वो बेरोज़गार रहते थे। मिड सेंचुरी में क्या हुआ, 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में एक ऐसा समय आया जिसमें कि 500 वैरायटीज़ जो है प्रोड्यूस की गई थी हैमर्स की और 45 एक्सिस की, ठीक है। अब आप देख रहे हो 500 वैरायटीज़ और 45 एक्सिस की, तो इन सब की चीज़ों के लिए क्या होगा, एक ह्यूमन स्किल की नीड होगी ना। अब ये मशीन तो इतने सारे वैरायटीज़ तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती ना, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे ह्यूमन स्किल को यूज़ किया गया, मशीन्स टेक्नोलॉजी को नहीं यूज़ किया गया। विक्टोरियन ईरा में जो अपर क्लासेस के एरिस्टोक्रेटिक पीपल थे वो
हैंड से बने जो गुड्स होते थे उनको प्रेफर करते थे, जैसे कि क्लोथ्स वगैरह, वो इन सबको ही यूज़ करते थे उनका, क्योंकि वो मानते थे ये उनका एक ट्रेडिशनल सिंबल है। हैंडमेड प्रोडक्ट्स को यूज़ करना एक ट्रेडिशनल सिंबल है। अगर वो मशीन्स की जो प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो उनका ट्रेडिशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और जो हैंडमेड गुड्स होते थे वो बेटर फिनिश्ड होते थे, केयरफुली उनको डिज़ाइन किया जाता था। और जो मशीन गुड्स होते थे उनका मानना था सिर्फ वो एक्सपोर्ट के लिए ठीक है कॉलोनीज़ में। जो भी इस टाइम पर इंग्लैंड अपनी कॉलोनीज़ बनाए हुए थे उन्होंने कहा कि सिर्फ वहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए ठीक है, बट लेकिन यहाँ पे हम अपनी कंट्री में जो हैंडमेड गुड्स है वही यूज़ करेंगे। लाइफ ऑफ द वर्कर और कंडीशन ऑफ वर्कर। अब यूरोप में वर्कर की कंडीशन क्या थी उसके बारे में हम देखते हैं। जो पीपल थी वो माइग्रेटेड हो रहे थे कंट्री साइड से सिटीज़ में जॉब्स की तलाश में, मतलब कि विलेज से कहाँ शिफ्ट हो रहे थे, सिटीज़ में। बट उनको बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था जॉब फाइंड करना। क्यों? क्योंकि सिर्फ उन लोगों को पॉसिबिलिटी थी जॉब मिलने की जो कि सिटीज़ में उनके कुछ नेटवर्क थे, मतलब कि फ्रेंड्स वगैरह थे या फिर उनके रिलेटिव्स थे, तो उनको जॉब मिलना ईजी था। बट लेकिन जो अदर जिनके कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स नहीं था सिटीज़ में, उनको जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो लेबर थे वो बहुत ही ज़्यादा थे, ठीक है। तो वहाँ पर शॉर्टेज ही नहीं थी लेबर की, एक्सीज ऑफ लेबर थे। अब वर्कर्स की सीजनैलिटी की वजह से, मतलब कि वहाँ पे देखा था ना अभी हमने पीछे कि वर्कर्स की डिमांड सीजनल के बेसिस पे होती थी, ठीक है। 6 महीने काम करते थे और 6 महीने नहीं काम करते थे। जैसे कि अब सर्दी में क्या होगा, सर्दी में वूलन क्लॉथ्स बनाए जाएंगे तो सिर्फ उनको सर्दी में उनकी नीड होती थी, इसके अलावा नहीं होती थी। अब क्रिसमस वगैरह जैसे कि यार होता है, सिर्फ क्रिसमस के टाइम पर उनकी जो प्रोडक्शन करने के लिए उनकी वर्कर्स की नीड होती थी, अदरवाइज उनकी नीड नहीं होती थी। तो उनको सीजनल बेसिस पर उनको हायर किया जाता था वर्कर को। अब जो है जो सीजनलिटी की वजह से अब वो 6 महीने काम करते थे, तो इंडस्ट्रीज़ में वर्कर जो थे वो वापस जब उनको 6 महीने के बाद निकाल दिया जाता था काम से, तो वो अपने कंट्री साइड चले जाते थे, विलेज चले जाते थे अपने जो कल्टीवेट लैंड है उसको देखने के लिए। और जो कुछ पुअर होते थे वो विलेज नहीं जाते थे, वो दोबारा से सड़कों पर आ जाते थे। नेपोलियन वॉर की वजह से 19th सेंचुरी में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया था। इन्फ्लेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो गई थी इंग्लैंड में। अब जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट के डर की वजह से वर्कर्स ने क्या किया, एक न्यू टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन किया, स्पाइनिंग जेनी, ठीक है। स्पैनिंग जेनी इंट्रोड्यूस होने के बाद वुलन इंडस्ट्री में जो वुमेन थी जो कि हाथ से काम करती थी, अब क्या है वो हाथ से काम करने की वजह उनको निकाल दिया गया, क्योंकि स्पैनिंग जेनी है, सॉरी स्पिनिंग जेनी आ गई एक मशीन। पहले क्या होता था, औरतें काम करती थी हाथ से, वुलन क्लॉथ बनाती थी। अब जो है स्पिनिंग जेनी आ गया है, अब उससे ईजिली हो गया है, तो जितने भी वुमेन थी उनको निकाल दिया गया काम से, ठीक है। अब जो वुमेन्स वो सर्वाइव करती थी इसी काम पे, स्पिनिंग पे, तो उन्होंने क्या किया, जो न्यू मशीन्स आई थी स्पिनिंग जेनी, उसको उन्होंने क्या किया, उस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया कि इसने आकर हमारे काम को बिगाड़ दिया, इस पर हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, हम कहाँ से इनकम जनरेट करेंगे। अब 1840s के बाद जो बिल्डिंग एक्टिविटीज़ थी सिटीज़ में वो स्टार्ट हो गई थी, मतलब बिल्डिंग वगैरह बनना स्टार्ट हो गई थी। अब इससे क्या हुआ, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ थी एम्प्लॉयमेंट की लोगों को मिलने लगी, ठीक है। रेलवेज़, रोड, स्टेशन, ये सब एक्सटेंड उस टाइम पर किए जाने लगे, तो अब यहाँ पे ये बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लेबर की नीड होगी। अब लेबर जो है उससे अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, जितने भी हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स है वो हम अदर वीडियो में कवर अप करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।